बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है इट्स अय्यूबियड द नेक्स्ट डायनेस्टी। एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे हम इस टॉपिक को लेकर, बिकॉज मैं इसको तमाम को एक वीडियो भी बना सकती हूँ, बट बेसिकली आई लाइक टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन। मतलब मैं चाहती हूँ कि आपको तमाम वो चीज़ें जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं वो वन बाय वन एक वीडियो में मिलें, बजाय इसके कि बहुत लेंथी वो करूँ इस चीज़ को। तो आई हैव जस्ट डिवाइडेड द टॉपिक्स इनटू स्मॉल पीसेस, और कोशिश करती हूँ कि उनको बहुत अच्छे तरीके से, उनमें जो मीनिंग्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द अय्यूबियत के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन थे और कैसे थे। आपको इतना तो पता है कि हमने इससे पीछे जो डायनेस्टी पढ़ी है वो है हमारी फ़ातिमीद। तो फ़ातिमीद के बाद ये आते हैं। यहाँ बुक का पेज आपको नज़र आएगा, इस अय्यूबियट का पेज है। उनका जो टेन्योर है, स्टार्टिंग टेन्योर है 1171 टू एंडिंग 1260 AD तक है। तो सबसे पहले जो है कि वो किसने इसको बनाया, कौन इसका फाउंडर था, वो चीज़ हम जो है वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम बाकी तमाम पॉइंट्स को फाइंड आउट। द फर्स्ट थिंग इज़ द अय्यूबियड डायनेसिटी फाउंडेड बाय सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूबी रूल्ड इजिप्ट। सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिन्होंने इजिप्ट पे हमला किया था, और उसके बाद जो था फ़ातिमीद का एंड हुआ था और उन्होंने वहाँ पे रूल किया था। उसके आगे की कहानी हम सुनते हैं। सीरिया, पैलेस्टाइन, पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो बेसिकली इराक़ का एक शुमाली इलाका जो दो दरियाओं के दरमियान में वाक़ था। द जज़ीरा, द यमन बिटवीन द 1171 टू 1260। क्योंकि आपको पता है, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, कि जितनी भी डायनेसिटी हैं उनमें जितने भी लोग लड़ाई किए, जिन्होंने भी मतलब इलाकों को फ़तह किया और कामयाबियाँ हासिल की, उन्होंने उसके बाद एक ही इलाके तक वो महदूद नहीं रहे। दे मूव्ड फॉरवर्ड, और उन्होंने आगे हरकत की और बहुत सारे इलाकों को फ़तह करते गए। और कभी मतलब आप देख सकते हैं कि एक ही तरह के जो एरियाज़ हैं उन्हीं की बार बार उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन पर मल्टीपल डायनेसिटीज़ ने हुकूमत की है। तो वो जो थी जो मेसोपोटामिया है, इस जस्ट लाइक एक शुमाली इराक़ का एक इलाका है और दो दरियाओं के दरमियान में वाक़या है, और इस वजह से इसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं कि ये दो दरियाओं के दरमियान की सरज़मीन, इसका मतलब भी ये बनता है। तो और यमन जो है वो, और यहाँ पे 1171 से 1260 तक जो थी वो कॉन्टीन्यूसली हुकूमत यहाँ पे की है। अय्यूबिड राइज टू पावर बिगेन विद टू कुर्दिश ब्रदर। कुर्द जो है वो टर्किश एक कौम है, और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि सुन्नी मुसलमान, वहाँ के जो मुस्लिम जो सुन्नी होते थे उनको कुर्द कहा जाता था। तो वो दो भाई अयूब एंड शिरखू हु माइग्रेटेड, जो जिन्होंने हिजरत की थी, कहाँ से हिजरत की, जो माइग्रेटेड टू इराक़ इन 1130 AD। उन्होंने इराक़ हिजरत की, वहाँ से मूव किए। दे एंटर द सर्विस ऑफ इमादुद्दीन जंगी, और इमादुद्दीन जंगी की सर्विसेज में वो एंटर हो गए, उनके साथ उनको मतलब उन्होंने जाके उनके साथ हाथ मिलाया। एंड द पावरफुल टर्किश गवर्नर इन द नॉर्दर्न सीरिया, जो कि उस टाइम इमादुद्दीन जंगी जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक टर्किश गवर्नर थे, उन्होंने नॉर्दर्न सीरिया का पूरा इलाका कैप्चर किया हुआ था। तो ये तो अय्यूबियत का स्टार्ट था कि किस तरीके से वो आए, दो ब्रदर थे, और किस तरीके से कहाँ से होते हुए वो किसके पास आए और किसकी जो है साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उनकी सर्विसेज, उनके लिए सर्विसेज पेश करने की कोशिश की। यहाँ पे एक आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, द फ्रंट व्यू ऑफ द फ़ातिमीद रॉक क्रिस्टल Ewer. It is regarded as the most valuable object in the Islamic art. The ewer was carved from a single piece of a pure and thin crystal. शीशे का बना हुआ एक ऐसा बर्तन था जिसमें वो लोग ड्रिंक्स यूज़ करते थे, मतलब उसमें मल्टीपल जो शरबत और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सर्व की जाती थी, और उस शीशे के अंदर ही जो है वो खुदाई के साथ, कार्व का मतलब होता है खुदाई करके काम करना, तो वो आर्ट ऐसा बनाया होता था कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और तभी से जो है ना वो आज तक ये चीज़ें, मतलब आज उस तरह की चीज़ें तो नहीं बन पा रही हैं, हमारे पास बहुत हैवी मशीनरीज है। ये लोग हाथ से काम करते थे, शीशे के अंदर खुदाई करके उन्होंने बहुत अच्छी किस्म की जो है वो आर्ट और बहुत सारे पीसेस जो थे वो इस टाइप के बनाते थे वो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आगे चले जाते हैं कि अय्यूबिद का दौर आगे कहाँ जाता है। Shiko served Nuruddin Zangi as a commander of expeditionary force in Egypt. शिरको जो ब्रदर था सलाहुद्दीन अय्यूबी का, तो उसने सर्व किया कहाँ पर, किसको, नूरुद्दीन जंगी महमद एज अ कमांडर
कमांडर जो एक्सपीडिशनरी फ़ोर्स होती है, एक्सपीडिशनरी फ़ोर्स का मुहिम जू फ़ोर्स, किसी न किसी मुहिम पे रहना, किसी इलाके को फ़तह करने की मुहिम हो या कुछ भी हो, मतलब वो उसको एज अ कमांडर उनको बताया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ यिरको इन 1169 पावर पास टू हिज ब्रदर अयूब सन। जो पावर थी वो इसके भाई अयूब सन के पास चली गई। सलाहुद्दीन अल यूसुफ सलाहुद्दीन एज अ बोथ कमांडर ऑफ सीरियन ट्रूप्स इन इजिप्ट एंड वजीर ऑफ द फातिमिड कैलिफ देयर। एज वजीर ऑफ इजिप्ट ही इज़ गिवन द टाइटल ऑफ किंग मलिक ऑल्दो ही वाज जनरली नोन एज अ सुल्तान। तो अयूब सलाहुद्दीन यूसुफ जो थे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे पर्सन थे, ही वॉज अ ब्रेव पर्सन। उनको बहुत सारे फिर जो है इजिप्ट में एक तो टाइटल्स दिए गए, टाइटल सुल्तान का, किंग का टाइटल मिला, और इसके अलावा उनको सुल्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये शिरकू की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ सारा कुछ। इसके बाद है आफ्टर द डेथ ऑफ नूरुद्दीन जंगी, फिर नूरुद्दीन जंगी की भी डेथ हो जाती है, जिनकी सर्विसेज वो जिनके लिए सर्विसेज वो पेश कर रहे थे। 1174 में जो है वो नूरुद्दीन जंगी की डेथ हो जाती है और सलाहुद्दीन अयूबी केम टू सीरिया। उसके बाद सलाहुद्दीन सीरिया आते हैं एंड कैप्चर डिमस्कस। फिर वो काफ़ी सारे इलाकों को जो है ना वो फ़तह करते हैं। उनमें क्या कौन सा इलाका आता है? सबसे पहले डिमस्कस आता है, दमिश्क जिसको कहते हैं, एलेपो, हल्ब एंड मोजुल एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ यमन एनेबल्ड हिम टू कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर द एंटायर रेड सी। और जैसे ही उन्होंने यमन का इलाका फ़तह किया तो उस इलाके के फ़तह करने के बाद कम्प्लीटली जो रेड सी था वो उसके उनके कंट्रोल में आ गया। थ्रू डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मींस एंड मिलिट्री फोर्सेस, दोनों चीज़ें यूज़ की थी उन्होंने। एक तो उन्होंने डिप्लोमेसी यूज़ की थी बातचीत के साथ, और सेकेंडली मुआहदों के साथ, और सेकेंड मिलिट्री फोर्स अपनी फोर्स को यूज़ किया था। ही यूनाइटेड द मुस्लिम टेरिटरीज ऑफ सीरिया, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया एंड पैलेस्टाइन इजिप्ट अंडर द रूल। उन्होंने क्या किया था, ये तमाम जो स्टेट्स थी इनको एक करने की कोशिश की थी कि इनमें इनकी हुकूमत हो। अब एक करने का मतलब क्या होता है? जो वो मतलब जो इनकी ज़वाल की वजह बना। जितने भी इलाके ये फ़तह करते थे वहाँ पे ये अपने रिलेटिव्स को जो थे वो एज अ लीडर वहाँ पे उनको स्टेट के उसके हवाले कर देते थे। तो इनका जो एरिया था वो इतना ज़्यादा था, और फिर इनके जितने भी रिलेटिव्स थे, इनकी फैमिली के लोग थे, वही वहाँ पे गवर्नर्स थे, वही वहाँ पे जो है वो रूल करते थे। तो इस तरीके से इनका जो टेरिटरी थी वो बहुत बड़ी और ग्रेट हो गई। फिर यहाँ पे है एक डू यू नो, एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करना थी। आफ्टर कॉन्करिंग अल-कुद्स जेरूसलम, सलाहुद्दीन जो थे लेट्स ज्यूज क्रिश्चियन मुस्लिम ऑल फ्रीली प्रैक्टिस द रिलीजन इन द होली सिटी। Since 2009, Salahuddin Day is celebrated in Norway to commemorate his policy of coexistence. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल-कुद्स जेरूसलम आपको पता है, वहाँ मस्जिद अक्सा है, हमारे बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं, और इसके अलावा जीसस के जो तमाम यादें हैं वो भी वहीं पर हैं। तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों के लिए वो एक बहुत ही मुक़द्दस जगह है। तो सलाहुद्दीन ने क्या असूल बनाया था कि मुसलमान और क्रिश्चियन अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपने अपने शहरों में हुकूमत करेंगे। उनको फ्री हैंड दिया गया, उनको ये नहीं किसी चीज़ पे फोर्स नहीं किया गया, किसी चीज़ पे उनको परेशान नहीं किया गया, उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया था। और उनकी ये जो एक अच्छी एक रूल उन्होंने जो बनाया था उसकी वजह से नॉर्वे में आज भी क्या है, एक कमेमोरेट है, मीन एक यादगार के तौर पे जो है ना इस दिन को मनाया जाता है। 2009 से जो है ना सलाहुद्दीन डे सेलिब्रेट करते हैं नॉर्वे में। किस वजह से? को एग्जिस्टेंस के मिलकर जो है वो ज़िंदा रहने का या सर्वाइवल का, मिल के रहने का चांस। को एग्जिस्टेंस है कि दोनों रिलीजन जो हैं वो बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, और उन्होंने ये रूल बना दिया था। तो वो जो रूल है उसको आज भी 2009 में सेलिब्रेट किया जाता है उनकी याद में, आज भी। फिर उसके बाद है यहाँ पर जो एक चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनकी जो हिज फियर स्ट्रगल अगेंस्ट द क्रूसेडर्स। क्रूसेडर्स कौन से लोग थे? जो सलीबी जंगों में जंगजू थे, उनको क्रूसेडर्स कहते हैं। प्रेजेंटेड हिम इन द यूरोप शिवॉलेस नाइट। शिवॉलेस नाइट का मतलब ये है कि बहुत बहादुर जंगजू, बहुत ही बहादुर ऐसा पर्सन, नाइस जो थे वो जंगजू होते थे जो जंगों में हिस्सा लेते थे। तो वो एक उनकी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा थी कि उनको यूरोप तक जो था ना वो एक बहादुर जंगजू का टाइटल दे दिया गया था। ही गेन्ड वाइड स्प्रेड मुस्लिम सपोर्ट बाय द प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ द लीडर ऑफ जिहाद, अ होली वॉर डेडिकेटेड टू डिफेंडिंग इस्लाम अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। प्रोक्लेमिंग का मतलब है कि ऐलानिया तौर पर,
वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा फैल गया था। ही गेन वाइड स्प्रेड मुस्लिम सपोर्ट, उनको बहुत ज़्यादा मुसलमानों की सपोर्ट मिली थी बाय जस्ट इलानिया सपोर्ट थी हिमसेल्फ, जैसे कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया था कि एज अ लीडर ऑफ जिहाद कि वो जिहाद कर रहे हैं और होली वॉर है ये वाली, क्योंकि वो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को बचा रहे हैं। डेडिकेटेड डिफेंडिंग इस्लाम अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। और जब सलीबी जंगें शुरू हुई थी तो उनमें जो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, जो कि होली जो प्लेसेस थी हमारी वो सेफ़ नहीं थी, तो उनको डिफेंड करने के लिए इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, जो कि मुसलमानों ने एक्सेप्ट भी किया और मुसलमानों की सपोर्ट बहुत बड़ी इनको हासिल रही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिक्लाइन हो जाता है। अब डिक्लाइन की कुछ रीज़न्स होती हैं हर चीज़ की, जैसे मैंने आपको अय्यूबियत के स्टार्ट में बताया था कि डिक्लाइन का सबसे बड़ी वजह क्या होती है, जब आप एक अपने ही लोगों को या वरासती हुकूमत किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो वहाँ से जो है क्लैशेस शुरू होते हैं। और क्लैशेस में सबसे जो पहली बात आई थी वो थी इनकी हेरेडिटरी प्रिंसिपलिटीज़, कि इन्होंने मोरूसी हुकूमतें सल्तनतें कायम कर दी थी। इंस्टेड ऑफ इस्टेब्लिशिंग द सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, सलाहुद्दीन अपॉइंटेड एज अ रिलेशन ऑफ हेरेडिटरी प्रिंसिपलिटीज़ थ्रू आउट द कॉन्कर्ड लैंड। सलाहुद्दीन ने क्या किया था कि अपने रिश्तेदारों को, अपनी एक मौरूसी रियासतें जो थीं, जो जिन इलाकों को उन्होंने फ़तह किया था, वहाँ पे उन्होंने वो वाली सल्तनतें बनाना शुरू कर दी थी। दिस लेड टू द न्यूमरस वॉर सक्सेसेस एंड इंटरनल रिवाइवलरीज वीकनिंग द अय्यूबियद एम्पायर। इसकी वजह से मतलब अंदर बहुत सारी जंगें शुरू हो गई थी और जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे उनके दरमियान में भी झगड़े शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जो अय्यूबियत की एम्पायर थी वो कमज़ोर होना शुरू हो गई एट द सेम टाइम। और जब देखते हैं ना कि अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो बाहर की बहुत सारी जो ताकतें होती हैं वो जमा हो जाती हैं और वो अटैक कर देती हैं। एट द सेम टाइम जंगीद अटेम्प्टेड टू रीस्टोर जंगीज़ रूल इन द रीजन। दोबारा से उन्होंने क्या कि जो नूरुद्दीन जंगी की जो फोर्सेस थी, जो बहुत बाद में, पहले तो वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ नूरुद्दीन जंगी जो उनकी फोर्सेस थी वो डेफिनेटली वो ऐसे लोग थे जो इलाकाई फ़तह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो उस पर्सन को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो वो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो असूल थे, जो भी अपने रूल्स उन्होंने बनाए हुए थे कि हम लोग जो हैं वो इस तरीके से अपनी सल्तनतों को बना सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से वो रीजन्स जो थे वो बहाल करना शुरू किए। फिर इसके बाद एक और वजह ये थी कि मंगोल ड्रोव आउट अय्यूबिड फ्रॉम द डेमास्कस इन 1260। जो मंगोल थे उन्होंने क्या किया, अयूबी जितने भी थे जो लेपो और डेमास्कस, हल्ब और दमिश्क में 1260 में उन्होंने सब अयूबीज़ को बाहर निकाल दिया वहाँ से। फॉलोइंग द मंगोल डिफीट मोस्ट ऑफ द सीरिया फेल इन द ममलूक। उसके बाद क्या है, मंगोल्स और ममलूक्स की जो जंग शुरू हुई है उसमें सीरिया कम्प्लीटली तौर पर ममलूक्स के पास चला गया। मतलब एक अच्छी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट में कौन है। लोकल अयूबी dynasties continued the rule part of the Syria until the Mamluk fully conquered them by the 1333। अभी तक तो जो लोकल डायनेसिटी, छोटी छोटी जो सल्तनतें थी वहाँ पर अयूबिद ही फाइज थे, जब तक कि सीरिया को कम्प्लीटली तौर पे ममलूक ने ना कॉन्कर नहीं कर लिया था, और उन्होंने उनको 1334 में जो था वो कॉन्कर कर लिया, और इसके बाद अयूबिद डायनेसिटी जो थी वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, अभी आगे हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि SLO बेस्ड प्रिपरेशन ऑफ फैतिमिद डायनेसिटी तो हो चुका है हमारा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अयूबिद डायनेसिटी, कि इसकी अयूबिद की हम किस तरीके से करेंगे। पहला पॉइंट है द अयूबी डायनेसिटी फाउंडेड बाय सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूबी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सलाहुद्दीन अयूबी रूल्ड इजिप्ट, सीरिया, पैलेस्टाइन, पार्ट ऑफ द नॉर्थ मेज़ोपोटामिया। मैंने आपको मेज़ोपोटामिया के बारे में बताया कि ये शुमाली इराक़ का एक इलाका है जो दो दरियाओं के दरमियान में वाक़ है, द जज़ीरा एंड द यमन बिटवीन 1171 एंड 1260। फिर Ayyubid rise power began with the two Kurdish brother Ayyubid and Shirkuh, two migrated to Iraq in 1130s. Number 4, the Ayyubid and Shirkuh entered the service of Imaduddin, the power of Turkish governor in the northern Syria. The rock of the crystal ewer was the most valuable object in Islam. It was carved from the single piece of very pure and very thin crystal. I told you about it. I'm just going to read the points, important points.
शेर served Nuruddin Mehmed as a commander of expeditionary forces. मुहिम्माती जो फोर्स है उसको इजिप्ट में उन्होंने सर्व किया एज अ कमांडर. ऐसे आफ्टर द डेथ ऑफ शेर in 1161 पावर पास टू हिज ब्रदर अयूब सन. अयूब के बेटे सलाहुद्दीन यूसुफ के पास जो थी वो चली गई एज अ बोथ कमांडर ऑफ सीरियन ट्रूप्स एंड वजीर ऑफ द फातिमिद कैलिफ. As a Wazir of Egypt, he was given the title of King Malik, although he was generally known as a Sultan. Number 9. Salahuddin let the Jews and Christians and Muslims all freely practice their religion in the holy city. और उसके बाद that is why since 2099 Salahuddin Day is celebrated in Norway to commemorate his policy of coexistence. Commemorate यादगार को कहते हैं. 11. Nuruddin Zangi died in 1174 and then Salahuddin Ayyubi come to Syria and captured Damascus, Aleppo and Mosul. Salahuddin Ayyubi took control over the entire Red Sea just because of the conquest of Yemen. In 1186, Salahuddin Ayyubi united the Muslim territories of Syria, northern Mesopotamia, Palestine and Egypt under his rule. Then, the most important point, there were many reasons of Ayyubi declined, but when Salahuddin Ayyubi was failed to establish the centralized empire and appointed his relation in hereditary principalities throughout the conquered land, this led to the many wars and internal conflicts. These acts weakened the Ayyubid empire. And in short, Salahuddin Ayyubi was nominated as a strong leader of jihad and got great support from the Muslim. He did great struggle against the Crusaders. He was titled as a chivalrous knight in the Europe. The third reason was, and first of all we'll discuss second reason because it's just animation ka problem hai. The second reason of decline of the Ayyubid was Zangis attempted to restore Zangid rule in the regions, and the third reason was Mongols who drove out the Ayyubid from Damascus and Aleppo in 1260. Following the Mongol defeat, most of the Syria fell into Mamluks. Local Ayyubid dynasties continued to rule parts of the Syria until the Mamluks fully conquered them by 1334. Thank you so much. This is all about the Ayyubid dynasty. और बाकी जितने भी इसके पार्ट्स रह गए हैं हम आगे नेक्स्ट में हम बात करेंगे सफ़ाविद्स की. और सफ़ाविद्स को मैं थोड़ा सा किसी और तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, किसी और तरीके से मैं एक शॉर्ट वे यूज़ करूँगी एंड आई विल एक्सप्लेन द सफ़ाविद्स की जो है वो हिस्ट्री क्या थी और किस तरीके से वो आए. आई होप कि अय्यूबियत जो है वो अब आपके लिए कुछ तो ईजी हो जाएगा. तो थैंक यू सो वेरी मच. मैंने कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ा है, तो यू कैन जस्ट लीव योर बुक एंड you can find out all things from this video and you can write down in your own words. Stay blessed and Allah Hafiz.